नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम साइकोलॉजी का पाठ कर रहे थे और कुछ दिनों से ये हमारा थोड़ा बहुत पाठ छूट गया था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम साइकोलॉजी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं और उनके लिए किस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता होती है, उनकी बुद्धि लब्धि और उनका जो सामाजिक परिवेश कैसा होता है, इत्यादि इत्यादि के बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो पास में ही इस प्रकार का जो बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों की भी इसमें हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता में हम जो समाज में जो बालक होते हैं, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं और सभी में अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य बालकों के अलावा सभी बालक विशिष्ट होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सामान्य बालकों के अलावा सभी बालक क्या है? विशिष्ट बालक होते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से अलग होते हैं तो उनको क्या है? विशिष्ट बालक कहते हैं। तो यानी कि सामान्य बालकों के अलावा सभी बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। और विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि सामान्य के अलावा जैसे कि प्रतिभाशाली हो गया, मंदबुद्धि बालक हो गया, पिछड़ा बालक हो गया, सर्जनशील बालक हो गया और बाल अपराधी बालक हो गए। तो ये जो जितने भी ये जो बालक होते हैं ये विशिष्ट बालक होते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में इन्हीं विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको भी हम जान लेते हैं कि बच्चे में अलग अलग प्रकार की जो व्यक्तित्व होता है तो वह किस कारण से होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो प्रभाव पड़ता है भौगोलिक वातावरण का। जहाँ का वातावरण होगा बच्चा उसी वातावरण में सीखेगा, उसी वातावरण के जैसे अनुकूल बन जाएगा और उसी वातावरण में ढल जाएगा वह। तो जहाँ के भौगोलिक वातावरण में जहाँ की जैसे कि जलवायु का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। वहाँ की मृदा का, वहाँ के जो इन्वायरमेंट हैं, आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं भौगोलिक स्थिति में, तो उनका प्रभाव पड़ता है। वहाँ की जो तापमान है, वायु है, इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम बात करते हैं फिर सामाजिक वातावरण में। समाज में क्या है? बालक जो भी चीज़ें सीखता है वो समाज में रहकर ही सीखता है और अपने आसपास जो समाज में जितने भी रीति रिवाज होते हैं उनको देखता है, उनकी भाषा को देखता है, उनके खान पान को देखता है, तो बालक उन्हीं चीज़ों को सीख जाता है। शिक्षा भी बालक को प्रभावित करती है। शिक्षा बालक को प्रभावित करती है। जैसे कि बच्चे को जिस प्रकार की हम शिक्षा देंगे उसी प्रकार का बालक बन जाएगा, उसी प्रकार का वह सीखने लगेगा। और जो बुद्धि है उसका भी प्रभाव क्या है? बालक पर पड़ता है। उसकी व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उस पर पड़ता है। परिवार का वातावरण जैसा परिवार होगा वैसा बालक होगा। जैसे कि ये किसी परिवार के जो सदस्य हैं वह किस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो उसी प्रकार का बच्चा बोलेगा। वह किस प्रकार से वहाँ पर रहते हैं, वह किस प्रकार के कार्य में संलग्न है तो उसी प्रकार के कार्य में बच्चा भी क्या है? अपनी क्या है? रुचि दिखाता है। पोषण बात करें तो पोषण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि बच्चे का पोषण, यदि खान पान अच्छा है तो बालक क्या है? वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो दोस्तों, खाएगा जो ही चलेगा। तो इसलिए अच्छा खाएगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए पोषण भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो परिपक्व होता है, जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी बुद्धि भी विकसित होती चली जाती है। मित्र मंडली का, दोस्तों का भी प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हो कि दोस्तों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है बालक पर। तो यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। और विद्यालय का वातावरण जैसा होगा तो बालक भी वैसा ही ढल जाएगा।
विद्यालय में जैसे कि पानी की व्यवस्था है, वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ का जो आसपास का विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है, इत्यादि का प्रभाव बालक पर पड़ता है। और शारीरिक दोष भी हो सकता है, जैसे कि शारीरिक दोष के मतलब जैसे कि कोई अंधा, गूंगा, बहरा इत्यादि जो मतलब जो दिव्यांग की स्थिति में होते हैं, तो उसका भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। और स्वास्थ्य का तो पड़ता ही है, और वंशक्रम का भी पड़ता है, वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये सभी थे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। हम सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उन प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषता होती हैं, विद्वानों ने इनके लिए क्या क्या कहा है, और इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती हैं। तो हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, इसकी बुद्धि लब्धि टर्मन महोदय के अनुसार 140 या इससे अधिक होती है, और क्रो एंड क्रो के अनुसार इनकी जो बुद्धि लब्धि है यह कितनी होती हैं, 130 या इससे अधिक होती हैं। तो दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना चाहिए कि प्रतिभाशाली में बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली में 140 या इससे अधिक बुद्धि लब्धि पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं स्किनर महोदय ने जो प्रतिभाशाली है उसके लिए क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जिनके कार्य व्यवहार एवं कार्य क्षमताओं में सदैव उन्नति प्रदर्शित होती है, समाज में 1% बालकों के नाम के आगे प्रतिभाशाली शब्द लगाया जाता है। स्किनर महोदय ने कहा है दोस्तों कि समाज में जो मतलब कार्य में जैसे कि कार्य होता है, व्यवहार होता है, या उनके कार्य करने की जो क्षमता है, वो क्या है, प्रतिभाशाली की सदैव उन्नति की ओर प्रदर्शित होती है। अर्थात वह अपने कार्य को लेकर सजग रहता है, सज्जे रहता है, तैयार रहता है। वह कभी भी मतलब विपरीत परिस्थितियों से डरता नहीं है। तो ऐसे बालक केवल समाज में 1% हैं, और 1% बालकों के नाम के आगे प्रतिभाशाली शब्द लगाया जाता है। यह स्किनर महोदय का कहना है। दोस्तों, इनकी विशेषताओं में देख लेते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको कि बुद्धि लब्धि इनकी 140 या अधिक होती है, टर्मन महोदय के अनुसार है। और सामान्यतः टर्मन महोदय की जो बुद्धि लब्धि सारणी है उसी को माना जाता है। लेकिन अपवादित रूप से क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या है, 130 या इससे अधिक बुद्धि लब्धि भी प्रतिभाशाली की मानी है। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए कि क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली में जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 या इससे अधिक होती है। दोस्तों, जो ये कठिन कार्य है इनके लिए सदैव क्या है, तत्पर रहते हैं। कोई भी जो कठिन कार्य होता है उससे वो घबराते नहीं हैं, उसको वो करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और मिलनसार स्वभाव के होते हैं दोस्तों। कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके साथ में क्या है, उनकी मिलनसारिता होती है, और उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ में क्या है, उसके साथ में वो घुल मिल जाते हैं। तो ये उनकी मिलनसारिता है। और समायोजन क्षमता भी उच्च होती है दोस्तों। इनकी समायोजन, इनकी ये किसी भी परिस्थिति में क्या है, जो प्रतिभाशाली होता है वो किसी भी परिस्थिति में जैसे ही क्या है, जैसा देश वैसा भेष, इनकी जैसी वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, वह जैसा है वैसा ही ये ढल जाते हैं दोस्तों। इनकी समायोजन क्षमता उच्च होती है। ये क्या है, कोई सी भी परिस्थिति हो उसमें क्या है, समायोजन जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली है इसमें अभिसारी बुद्धि पाई जाती है, अभिसारी बुद्धि पाई जाती है। ये आपको याद रखना ही रखना है कि जो प्रतिभाशाली है ना, इनमें तो पाई जाती है अभिसारी, और जो इनके जो परंपरागत जो चिंतन है, जिसमें क्या है, विषय वस्तु को आसानी से रट लेते हैं। दोस्तों, जो ये अभिसारी होती हैं, अभिसारी बुद्धि, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ इनको दी जाती है तो परंपरागत तरीके से क्या है, उस चीज़ को जैसा का तैसा रट लेते हैं। ये अभिसारी की विशेषता है। ये अभिसारी बुद्धि की विशेषता है कि जो अभिसारी बुद्धि है यह किस में पाई जाती है, प्रतिभाशाली में चीज़ों को, विषय वस्तु को रटने की क्षमता पाई जाती है। और सहयोग की भावना इनमें प्रबल होती है, और जो होती हैं सह शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं दोस्तों। और कार्य को समय से पूर्व ही कर लेते हैं। जैसे किसी शिक्षक ने उसको होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया, तो उसको क्या है, वह समय से ही कर लेते हैं। उसको पहले वह गृह कार्य करना ही है तो वह करता है। तो वह क्या है, अपने कार्य के लिए हमेशा सज्जे रहता है। आगे हम बात करते हैं कि जो प्रतिभाशाली हैं उनके लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो सकती हैं। कक्षा में अन्य बालकों के साथ ही उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए दोस्तों। जो प्रतिभाशाली हैं
उनको अन्य बालकों के साथ में ही अध्ययन करवाना चाहिए। उनसे यदि आप अलग करोगे तो दूसरे बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। तो जो यदि साथ में यदि आप समावेशी शिक्षा दोगे तो क्या है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उससे जो अन्य बालक हैं वो भी सीख सकेंगे। और जो दोस्तों बहुत सारी जो कक्षाएं होती हैं या बहुत सारी जो स्कूलें होती हैं, तो क्या है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो उसको क्या है कक्षा का जंप करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। यदि आप उसको कक्षा का जंप करवा देते हो तो क्या है, वह आगे चल करके दूसरी कक्षा में जा करके वह सामान्य हो जाता है, सामान्य हो जाता है। इसलिए क्रमवार कक्षा को चलाना चाहिए, कक्षा का जंप नहीं करवाना चाहिए। सामान्य से कुछ बड़ा उनके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए दोस्तों। उनका जो सिलेबस है उससे थोड़ा बड़ा सिलेबस होना चाहिए। और अधिक से अधिक सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनमें भी उनको भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की। और मंदबुद्धि बालक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप गांठ बांध लेना। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे रीट हो, सी टेट हो या एस टेट हो, जो भी अन्य स्टेट की जो टेट एग्ज़ाम होते हैं, इसमें मंदबुद्धि बालक से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपको याद रखना ही है दोस्तों। इसका जो IQ लेवल होता है यह होता है 80 से 89, 80 से 89 तक होता है दोस्तों। और मित्रों, इसकी बात करें हम मंदबुद्धि बालक की, तो 1913 में यूरोप में इस प्रकार के बालकों की खोज की गई थी तथा यूरोप में एक एक्ट बनाया गया था। और उस एक्ट का नाम था मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। क्या नाम था? मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। तो यूरोप में, अर्थात यूरोप में 1913 में जो मंदबुद्धि बालक हैं, इस प्रकार के जो मंदबुद्धि बालकों की खोज की गई और यूरोप में एक एक्ट बनाया गया, मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। इन बच्चों को क्या है, इन बच्चों की खोज की जाती थी और इनको क्या है, अलग अलग तरीके से सिखाया जाता था। तो दोस्तों, यह भी आपको फैक्ट याद रखना है कि मंदबुद्धि जो बालक हैं उनकी जो खोज कहाँ पर की गई थी, तो यूरोप में की गई थी। आगे हम बात करते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इनका IQ लेवल होता है वह 80 से 89 तक होता है। लेकिन क्रो के अनुसार इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, इनकी जो IQ लेवल होता है ये 70 से कम होता है। आगे हम जान लेते हैं कि जो सामान्य बालकों से क्या है, इनका सिर बड़ा होता है। इनका जो सिर है बड़ा होता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता कम होती है दोस्तों। इनमें बौद्धिक क्षमता कम होती है। सिर का आकार तो बड़ा होता है। अब इसका मतलब ये तो थोड़ी हुआ कि जिसमें बड़ा मस्तिष्क होगा उसमें बुद्धि ज़्यादा पाई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी माथा तो बड़ा होता है, लेकिन इनमें क्या है, जो दिमाग है कम पाया जाता है, बुद्धि कम पाई जाती है। इसीलिए इनको मंगोलिज्म कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सिर का आकार बड़ा और बौद्धिक क्षमता कम पाई जाती है, इसीलिए इनको मंगोलिज्म कहा जाता है। मंगोलिज्म इसलिए कहा जाता है कि जो मंगोलिया के लोग हैं वहाँ के लोगों का आकार, जो सिर का आकार है वो बड़ा होता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता कम पाई जाती है, इसीलिए इनको मंगोलिज्म कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये एकांत प्रिय होते हैं। ये किसी के साथ में मिलते नहीं है और किसी के साथ में मिलते जुलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, अपने आप में ही रहते हैं ये। तो इस प्रकार के बालक होते हैं दोस्तों। और दिन में प्रत्येक समय इनको केवल खाने की पड़ी रहती है कि कब खाना आए, कब खाऊं मैं, कब डच खाऊं। तो इस प्रकार की इनकी भावना आती रहती है। बताने के बावजूद भी ये कार्य को नहीं कर पाते, अर्थात जैसा कार्य है यथावत उस कार्य को ये नहीं कर पाते। तो दोस्तों, एक बार बता देने के बाद भी ये बच्चे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो यह मंदबुद्धि की विशेषता है। और विद्यालय में अनुकूलित नहीं हो पाते दोस्तों, और विद्यालय के वातावरण से दूर भागते हैं। विद्यालय के वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाते और विद्यालय के वातावरण से दूर भागते हैं। ये पढ़ाई से डरते हैं, ये स्कूल जाने से डरते हैं। हाँ, तो वहाँ के वातावरण, जो वहाँ के जो स्कूल का वातावरण है उसमें क्या है, ये एक तो क्या है, मतलब सहजता, अनुकूलता ये क्या महसूस नहीं कर पाते। वो क्या है, बच्चों से भी डरते हैं, किसी बच्चे से भी बात नहीं करते। तो ये क्या है, स्कूल के जो सारा इन्वायरमेंट है उससे डरते हैं। मित्रों, इन बच्चों के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य हैं? तो दोस्तों, ये है कि सभी जो राष्ट्र हैं, जो ये मंदबुद्धि या जो विमंदित बालक हैं, उनके लिए क्या विद्यालय संचालित करें और ऐसे बालकों की खोज करके इनको सिखाने का प्रयास करें। और दोस्तों, इनको हस्तशिल्प की शिक्षा मोस्ट है,
जो मंदबुद्धि बालक हैं इनके लिए हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए ताकि यह अपनी आजीविका कर सके, अपनी क्या है जीवन का गुजारा कर सके। और विशेष प्रकार के खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए दोस्तों, विशेष प्रकार की खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। और विशेष जो टीचर हैं, विशेष जो जैसे कि पर्टिकुलर टीचर हैं, जैसे कि खेल का टीचर हैं, इनके लिए स्पेशल जो जानकार है खेल का, उसी टीचर को इनमें नियुक्त करना चाहिए, जो मतलब मंद बुद्धि बालकों की क्या है अच्छी तरीके से सिखा सकता है। तो दोस्तों इन बातों का मंद बुद्धि बालकों के लिए ध्यान रखना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं पिछड़े बालकों की। तो पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम आदि को जानेंगे। तो दोस्तों जो शैक्षिक गतिविधियों में पिछड़ जाने के कारण बालक जो पिछड़ जाते हैं, शैक्षिक गतिविधियों में पिछड़ने के कारण पिछड़े बालक कहलाते हैं। कोई भी जो बालक हो सकता है वह या तो क्या है, वह या तो प्रतिभाशाली हो सकता है, या इंटेलिजेंट कोई भी बालक हो सकता है, तो या प्रखर बुद्धि भी हो सकता है। दोस्तों सामान्य बालक भी एक पिछड़ा बालक हो सकता है। यदि वह शिक्षा से पिछड़ जाता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वह पिछड़ा बालक कहलाएगा। दोस्तों वह पिछड़ा बालक कहलाता है। तो इसमें कोई भी हो सकता है। जो रोनल महोदय हैं, रोनल महोदय ने क्या कहा है कि अपने स्तर के बालकों की जो अपेक्षा शैक्षिक कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो अपना स्तर है, जो रोनल महोदय ने कहा है कि जो अपना स्तर है, अपने स्तर के जो बालक हैं उनसे भी यदि शैक्षणिक कमजोरी प्रदर्शित करते हैं, उनके स्तर की जो पढ़ाई नहीं आती बालक को, तो क्या है वो शैक्षणिक कमजोरी उसका कोई क्या है पिछड़ा बालक माना है। जो सिरिल बर्ट हैं, सिरिल बर्ट ने क्या कहा है कि अपनी कक्षा, देखो रोनल महोदय ने तो कहा है अपने स्तर, लेकिन सिरिल बर्ट ने कहा है अपनी कक्षा, इनकी अपनी कक्षा, जो अपनी कक्षा से जो छोटी कक्षाएं होती है ना, उस कार्य को यदि ये बालक नहीं कर पाते तो इन्हीं को पिछड़े बालक कहा जाता है। ये सिरिल बर्ट का कहना है दोस्तों। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, अस्वस्थता के कारण विद्यालय नहीं जा पाना, यह भी इनका कारण हो सकता है। बच्चा स्वस्थ नहीं है, वो विद्यालय नहीं जा पा रहा है, तो यह भी एक कारण हो सकता है दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है कि संगति या जो मित्र मंडली का जो असर पड़ जाता है, मित्र मंडली यदि खराब होती है तो उसके कारण भी वो क्या है विद्यालय में नहीं जा पाता, और वह क्या है दोस्तों के साथ में मौज उड़ाता रहता है। किसी भी दुर्घटना या चोट लग जाने के कारण भी क्या है उसकी मानसिक क्षति हो जाती है, इसलिए भी वो क्या है शिक्षा से पिछड़ जाता है। और विषय वस्तु का कठिन स्तर होने के कारण भी वह क्या है पढ़ाई से डरता है, इसलिए भी वो पिछड़ा हो सकता है। दोस्तों पिछड़ेपन के दो प्रकार होते हैं, एक तो विशिष्ट पिछड़ापन और एक सामान्य पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन और सामान्य पिछड़ापन होता है तो ये क्या होता है, विशिष्ट पिछड़ापन होता है कि केवल विषय वस्तु में कमजोर, यानी कि विषय वस्तु में जो मतलब विषय विशेष में जो कमजोर हैं, कोई भी जो विषय वस्तु हैं यदि वह उसमें कमजोर हैं, उसी विषय में वो कमजोर प्रदर्शित करता है, यानी कि उसमें वो कमजोरी है, तो क्या है वो विशिष्ट पिछड़ापन है। लेकिन सामान्य पिछड़ापन है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में यदि वो पिछड़ा हुआ है, संपूर्ण पाठ्यक्रम में पिछड़ा हुआ है, तो वह क्या है सामान्य पिछड़ापन है। दोस्तों विशिष्ट पिछड़ापन में तो एक विषय होगा या कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन जो सामान्य पिछड़ापन है उसमें संपूर्ण सिलेबस आ जाएगा, उस संपूर्ण सिलेबस में उस संपूर्ण पाठ्यक्रम में पिछड़ा हुआ है, तो वह सामान्य पिछड़ा बालक कहलाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको जरूर समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक फैला दीजिए कोरोना की तरह, जहाँ देखो जहाँ हमारा वीडियो होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है पिछड़े बालकों की, इनकी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि बालकों के समान ही होती हैं, 80 से 89 तक होती हैं। और दोस्तों जो ये क्या है विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, विद्यालय में क्या है अवकाश या मौका देख करके या भग जाते हैं, और सामान्य बालकों से भी क्या है ये दूर रहते हैं, सामान्य बालकों से बातचीत नहीं करते, और जो विद्यालय के वातावरण से क्या है ये भयभीत रहते हैं, विद्यालय के वातावरण से भयभीत रहते हैं। और विद्यालय के कार्य हैं क्या है वो समय पे नहीं कर पाते, जो भी टीचर होमवर्क देता है उस कार्य को वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों यह क्या है पिछड़े बालक हैं, उनकी क्या है विशेषताएं थी, ये कारण हो सकते थे ये। अब आगे हम बात करते हैं कि पिछड़े बालकों के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये क्या क्या बातें हैं दोस्तों। तो पिछड़े बालकों के लिए तो एक तो समय समय पर इनका उपचारात्मक शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है कि जो भी कमजोरी है बच्चे में उसको क्या है इसको व्यक्तिगत रूप से पूछ करके भाई बच्चे में क्या कमजोरी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और पाठ्यक्रम को छोटा
कर देना चाहिए। इनकी अकॉर्डिंग ही यदि पाठ्यक्रम को यदि बड़ा करेंगे तो क्या है, इनको तो समझ में वैसे ही नहीं आता और वो क्या है उस पाठ्यक्रम से डर जाएंगे। इसलिए इनके अनुकूली पाठ्यक्रम होना चाहिए और कुशल शिक्षकों के द्वारा इनको क्या है हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों। हस्तशिल्प की शिक्षा देने के कारण क्या है ये अपनी आजीविका को क्या है आसानी से कमा सकते हैं, अपना जीवन का गुजारा कर सकते हैं आगे चल करके। आगे हम बात करते हैं बाल अपराधी बालक। तो बाल अपराधी बालक कौन कौन से होते हैं? बाल अपराधी बालक की भी हम बात कर लेते हैं कि गैर सामाजिक गतिविधियों में जो भी जुड़ा रहता है बालक, गैर सामाजिक कार्य करना ही क्या है पिछला बालक होता है। हम बात करते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति असामाजिक तरह से कोई पूर्ण की जाती है, सामाजिक व्यवस्थाओं में नुकसान पहुंचाकर अपनी निजी स्वार्थ के लिए कार्य किया जाता है, तो क्या है वह बाल अपराधी बालक कहलाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक होता है वो समाज विरोधी जो भी कार्य करता है तो क्या कहलाता है? बाल अपराधी बालक कहलाता है। बाल अपराधी बालक कहलाता है। तो डेडफील्ड के अनुसार बात करते हैं कि डेडफील्ड ने बाल अपराधी बालकों के लिए क्या कहा है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि कोई भी असामाजिक कार्य है, कोई भी असामाजिक कार्य है वो क्या है बाल अपराधी बालक कहलाता है। कोई भी बालक यदि असामाजिक कार्य करता है तो बाल अपराधी कहलाएगा, यह डेडफील्ड ने कहा है। और जो चार्ल्स स्किनर है, चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा है बाल अपराधी बालकों के लिए कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक ऐसा कार्य करे जो वयस्क करने पर क्या है दंडनीय हो, अर्थात जो वयस्क होता है वह उस कार्य को करने पर यदि वह दंडित हो और उसी कार्य को यदि 18 वर्ष से कम आयु का बालक करे तो क्या है वो बाल अपराधी बालक कहलाता है। दोस्तों हम बात करते हैं हेली के अनुसार बाल अपराधी के क्या परिभाषा है। तो हेली के अनुसार बाल अपराधी की परिभाषा है सामाजिक आचरण से हट करके कार्य करना। सामाजिक आचरण से हट करके जो भी कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? बाल अपराधी बालक कहलाता है। दोस्तों बाल अपराधी बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि वातावरण के लोगों का व्यवहार भी इसमें हो सकता है। जो आसपास के जो लोग हैं उनको तो देखते हैं, कोई मतलब गैर सामाजिक कार्य करता है उसको देखते हैं तो उस कार्य को देख कर क्या हुए भी गैर कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, गैर सामाजिक कार्यों में क्या है लिप्त हो जाते हैं। और वंश क्रम का प्रभाव भी इनमें पड़ता है दोस्तों। जैसे वंश क्रम का मतलब अपने माता पिता के गुण भी इनमें अर्जित कर लेते हैं। और जैसे अपने माता पिता कोई भी असामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं तो वह भी उसी कार्य को करते हैं। दोस्तों गैर परंपरागत गुणसूत्र भी हो सकते हैं। गैर परंपरागत गुणसूत्रों के कारण भी क्या है इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ये बाल अपराधी के दोस्तों ये कारण थे। हम आगे बात करते हैं बाल अपराधी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों इनका जो शारीरिक रूप से तो क्या है अष्ट पुष्ट होते हैं। बाल अपराधी शारीरिक रूप से अष्ट पुष्ट होते हैं, बढ़िया मोटे तगड़े होते हैं, बॉडी कार्ड होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ऊर्जावान होते हैं दोस्तों। लेकिन हैं ये गैर सामाजिक कार्यों में क्या है ये लिप्त रहते हैं दोस्तों। ये समाज से क्या है समाज के विरोधी कार्य करते हैं। ये शरीर में भी बढ़िया हष्ट पुष्ट रहते हैं, अत्यधिक ऊर्जा होती है इनमें, लेकिन ये समाज में विरोधी कार्य करते हैं दोस्तों। सामाजिक व्यवस्थाओं का ये विरोध करते हैं। सामाजिक भी जो भी कोई भी व्यवस्था है उसका विरोध करते हैं दोस्तों। अच्छाई हो या बुराई हो उसका हमेशा विरोध करते हैं। तो ये क्या है सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं दोस्तों। अपने आयु स्तर या अपनी कक्षा के बालकों को परेशान भी करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में भी ऐसा बालक आपने देखा ही होगा, किसी के पेन चुभा देना, किसी के नीचे वो जो प्रकार होता था ना वो उसके बैग के नीचे रख देना, इस प्रकार के जैसे कि किसी के चोंटे पड़ना, तो ये इत्यादि बातें हो सकती हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो शिक्षक के कार्य में भी ये बाधा पहुंचाते हैं दोस्तों। शिक्षक को जो कोई भी शिक्षक पढ़ाना चाहता है तो क्या है उसको डिस्टर्ब करने का कार्य ये करते हैं। और जो विद्यालय के जो कार्य हैं उसको वो समय पर नहीं कर पाते हैं, वो करते ही नहीं है, कर पाते क्या वो करते ही नहीं है दोस्तों। ये बाल अपराधी बालक टीचर की सुनते ही नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति को भी क्या है ये नुकसान पहुंचाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको पता है कि अपने बाप का क्या जा रहा है तो इस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों और सामाजिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। धूम्रपान और नशे से लिप्त रहते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार के गलत कार्य भी करते हैं। और जो गैर अनुशासित तरीके से क्या है विद्या से क्या है ये क्या है प्रस्थान करना चाहते हैं दोस्तों। गैर अनुशासित जो विद्यालय है
विद्यालय है तो उसके क्या आधी छुट्टी में भग जाते हैं, तो इस प्रकार के ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो ये गैर अनुशासित तरीके से विद्यालय से छूट जाना, इस प्रकार की मौका देख करके स्कूल से भग जाना, ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं बाल अपराधी को सुधारने के उपाय। तो बाल अपराधी को सुधारने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं दोस्तों। एक तो बाल सुधार गृहों की स्थापना की जाए दोस्तों, और शारीरिक श्रम से जुड़े हुए कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो शारीरिक रूप से अष्ट पुष्ट होता है और इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, तो इसलिए इनको शारीरिक श्रम से जुड़े कार्य करवाने चाहिए। और स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति के भी इनको अवसर देना चाहिए। इनके मन में क्या चल रहा है, यदि इनके मन में गलत भावनाएं भरी हुई हैं तो उसको टीचर के माध्यम से क्या है इसको हटाया जा सकता है, उसकी भावनाओं को बदला जा सकता है। और व्यवहार कौशल शिक्षकों की नियुक्ति, व्यवहार कौशल जो शिक्षक हैं उनकी भी नियुक्ति करके इनको क्या है अच्छी तरीके से सही कार्य में लगाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं सृजनशील बालकों की। तो सृजनशील जो बालक होते हैं दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं सृजनशील बालक, और इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इनकी बुद्धि लब्धि क्या क्या होती हैं, और जो विद्वान हैं इनका क्या क्या मानना है इनके बारे में, तो हम देखते हैं सृजनशील बालक। सृजनशील जो बालक होते हैं दोस्तों, इनमें सृजनात्मकता या सृजनशीलता पाई जाती है दोस्तों। सृजनशीलता का मतलब होता है मतलब विधायकता पूर्ण मौलिक कार्य करना, अर्थात ऐसा कार्य जो किसी ने पहले नहीं किया है, अर्थात उन्होंने बिल्कुल हट करके कार्य किया है, वह क्या है अपने मौलिक कार्य को क्या है पूर्ण करता है, अपनी मौलिक विचारों को पूर्ण करता है। और विधायिकता अर्थात नियम के अनुसार, अर्थात जो हट करके कार्य तो क्या है वो बाल अपराधी बालक भी करते थे, लेकिन विधायक अर्थात नियम पूर्वक कार्य करने चाहिए, समाज को भी मान्य होने चाहिए वह। तो इस प्रकार के कार्य क्या है, यह सृजनशील बालकों में पाए जाते हैं। तो ये किसी न किसी समय क्या है अपने दिमाग में क्या है ऐसा विचार आते रहते हैं कि मैं इस प्रकार से इस चीज़ की ऐसा आविष्कार कर दूं, इत्यादि प्रकार के विचार ये सृजनशील बालकों में होते हैं। दोस्तों जो जेम्स ड्रेवर हैं, इन्होंने सृजनशील बालकों के लिए क्या कहा है, सुनिश्चित रूप से नवनिर्माण, अर्थात जेम्स ड्रेवर का मानना है कि सुनिश्चित रूप से नया निर्माण करना ही सृजनशील बालक की विशेषता है। नया निर्माण क्या है ये, अब कोई भी जो वस्तु दिखाई देती है तो उसमें क्या है मॉडिफाई करके उसको क्या है उपयोगी बना लेते हैं। और जो भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको क्या है सृजनात्मक तरीके से अपने मन के मंथन के द्वारा उस चीज़ को क्या है वो समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं यह सृजनशील बालकों में पाई जाती हैं। क्रो एंड क्रो का कहना है कि नवीन जो परिणामों को अव्यक्त करने की जो क्षमता होती है, नवीन परिणामों को अव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, सृजनशीलता कहलाती है दोस्तों। तो यह भी आपको याद रखना है कि क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि नवीन परिणामों को अव्यक्त करने की क्षमता ही सृजनशीलता है। आगे हम बात करते हैं सृजनशीलता जो बाल्यावस्था में क्या है शुरू होती है दोस्तों। सृजनशीलता कब होती है, बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। शेष अवस्था में तो देखो वो सृजनशीलता के बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता, लेकिन बाल्यावस्था में सृजनशीलता शुरू हो जाती है और आयु के अनुसार बढ़ती चली जाती है दोस्तों। जैसे जैसे आयु बढ़ती है सृजनशीलता भी बढ़ती चल जाती है। और सृजनशीलता सर्वोच्च शिखर पर कब होती है, 30 वर्ष की आयु के बाद में क्या है, 30 वर्ष में क्या है जो सर्वोच्च शिखर पर क्या है ये सृजनशीलता पहुंच जाती है। 30 वर्ष के बाद में जो है क्या है सृजनशीलता स्थिर हो जाती है या फिर क्या है समाप्त होने लग जाती है दोस्तों। और दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो सृजनशीलता है वह 60 वर्ष में क्या है अधिकतर लोगों में समाप्त हो जाती है। सृजनशीलता 60 वर्ष के बाद में अधिक, हालांकि सभी में नहीं लेकिन अधिकतर जो लोग हैं उनमें सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। सृजनशील बालकों की जो पहचान है उनके बारे में भी बात करते हैं कि सृजनशील बालकों की पहचान क्या होती है। दोस्तों इनकी बुद्धि लब्धि है, सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 110 होती है। कितनी होती है, 110 होती है। और अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य में कुशल होते हैं। अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य में क्या है ये कुशल होते हैं। और इनमें मौलिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है। और इनमें विधायिकता, धारा प्रवाह, लोचशीलता, व्यवहार कुशलता भी पाया जाता है। और अपसारी चिंतन पाया जाता है। प्रतिभाशाली में तो अभिसारी चिंतन पाया जाता था दोस्तों, और इनमें अपसारी चिंतन अर्थात किसी भी चीज़ को अलग तरीके से जोड़ करके पढ़ना, उस जो भी ये सीखते हैं तो उसमें क्या है और एडिशनल में कोई चीज़ जोड़ करके वे क्या है उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है
जो सर्जनशील बालक हैं उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, लेकिन जो प्रतिभाशाली होते हैं उनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। इन दोनों बातों को समझिएगा कि जो प्रतिभाशाली हैं उनमें तो अभिसारी चिंतन पाया जाता है और जो सर्जनशील बालक हैं इनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान रखना। दोस्तों, इनमें मिलनसार पाया जाता है, सहयोगी भाव पाया जाता है और विचारशीलता भी इनमें होती है। गैर परंपरागत कार्य, दोस्तों गैर परंपरागत कार्य ये भी करते हैं और गैर परंपरागत कार्य कौन करते हैं? बाल अपराधी बालक भी करते हैं गैर परंपरागत कार्य। लेकिन यह है क्या, समाज में जो क्या है कुछ नियम है उन्हीं के अनुसार क्या है वो गैर परंपरागत कार्य करते हैं, मौलिक कार्य करते हैं, इसीलिए इनको गैर परंपरागत कहा जाता है। लेकिन जो बाल अपराधी करते हैं उनको क्या है वह समाज में क्या है मान्य नहीं है, वह समाज को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनको गैर परंपरागत कार्य उनको भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सृजनशील बालक भी गैर परंपरागत कार्य करते हैं और जो बाल अपराधी बालक है वो भी गैर परंपरागत कार्य करते हैं, लेकिन इन दोनों गैर परंपरागत कार्यों में डिफरेंस है। हम बात करते हैं इनकी जो श्वान अर्थात जो श्वान दृष्टा होती हैं, कुत्ते की जैसे इनकी क्या है दृष्टा होती हैं, वो क्या है मतलब अटेंशन होते हैं, तीव्र कोई भी बात है उसको तीव्रता से ग्रहण कर लेते हैं। तो इनकी क्या है कुत्ते की जैसे नज़र होती है किसी भी चीज़ में। तो इस प्रकार के बालक को ये होते हैं सृजनशील और इनकी दूरदर्शिता भी होती है। दोस्तों क्या है अपने भविष्य के बारे में ये आगे से ही भाप लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। वाक चातुर्य, इनकी बोलने की क्षमता भी अच्छी होती है दोस्तों और विवेकशीलता भी इनमें पाई जाती है। उच्च ग्रहणीय क्षमता इनमें पाई जाती है दोस्तों, ये एक बार बता देने के बाद में उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। और उच्च आकांक्षा स्तर होते हैं, अर्थात यह कभी भी निराश नहीं होते, आकांक्षा की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात ये उच्च स्तर पर बढ़ते रहते हैं, नीचे गिरने की कभी ये सोचते नहीं है। इनकी आकांक्षा बहुत ऊंची होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ये इनका स्तर उच्च आकांक्षा स्तर इनमें होता है दोस्तों। उच्च निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें पाई जाती है और नवनिर्माण करने की क्षमता इनमें पाई जाती है दोस्तों। और अंतर्दृष्टि अर्थात इनकी जो अंतःकरण होता है, अंतर्दृष्टि भी इनकी अच्छी होती है। जो इनका आंतरिक भाव है ये शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है दोस्तों, परिष्कृत होता है। तो यह प्रभावशीलता भी इनमें पाई जाती है दोस्तों, प्रभावशीलता इनमें पाई जाती है। किसी भी एक चीज़ को क्या है एक बार एक्सेप्ट करने के बाद में क्या है इनमें उस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है और उसको आसानी से सीख जाते हैं दोस्तों। इनमें विनम्रता भी पाई जाती है, अनुशासन भी पाया जाता है दोस्तों और स्वनियंत्रण भी पाया जाता है और संवेग स्थिरता भी पाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से सृजनशील बालकों की जो हमने ये पहचान देखी। और हम बात करते हैं दोस्तों सृजनशील बालकों के लिए ध्यान रखने की कौन कौन सी बातें हैं। तो सृजनशील बालकों के लिए ध्यान रखने योग्य बातों में हम देख लेते हैं कि एक तो समय समय पर इनको क्या है प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों और नए निर्माण के लिए अर्थात नव निर्माण के लिए इनको तत्पर करना चाहिए। इनको कोई भी जो नया कार्य देना चाहिए और उसमें क्या है मॉडिफाई करने के लिए इनको अवसर देना चाहिए और कभी भी इनके कार्य में रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो इनके मन में आता है कोई नए निर्माण करना चाहते हैं तो इनको क्या है और हमें हेल्प करनी चाहिए, तो क्या है सृजनशील बालक आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार की बातें हमको इनके लिए ध्यान रखने चाहिए। हम बात करते हैं दोस्तों सृजनशीलता मापन से संबंधित जो परीक्षण है। तो सृजनशील जो बालक होते हैं इनके मापन के परीक्षण कौन कौन से हैं इनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। सृजनशील में एक तो दोस्तों आता है टॉलरेंस का परीक्षण है, एक गेट जेल का परीक्षण है। टॉलरेंस का परीक्षण है, एक गेट जेल का परीक्षण है और एक वीके पासी का परीक्षण है दोस्तों और एक मजूमदार का परीक्षण है और मेंदिरता का परीक्षण है दोस्तों और एक है डॉक्टर पारिक का परीक्षण। तो दोस्तों ये सृजनशील बालकों के जो परीक्षण हैं ये इसके द्वारा मापे जाते हैं सृजनशील के। एक तो टॉलरेंस का परीक्षण है, एक गेट जेल का परीक्षण है, एक वीके पासी का परीक्षण है, एक मजूमदार का परीक्षण है और एक है मेंदिरता का परीक्षण और एक डॉक्टर पारिक का परीक्षण। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप याद रखिएगा और आगे हम देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो अब अगले वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों आपने आज व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। और आपके दोस्तों जो टीचर एग्ज़ाम है चाहे यह फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सी-टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प देगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ में।
धन्यवाद।